स्टॉक मार्केट में एक नई कंपनी का आईपीओ आया है जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो इस कंपनी के बारे में डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। सो कंपनी का जो आईपीओ है वो 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा, जिस बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 119 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस रखा है और साथ में आपको 2800 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के थ्रू उठाने वाली है, जिसमें से सारे के सारे पैसे ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। सो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स। अब इस आईपीओ के बाद में कंपनी के आईपीओ से पहले कंपनी के पास में 96% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में 86% के आसपास में शेयर होल्डिंग बढ़ जाने वाली है। एज पर सेबीज रूल जो भी कंपनी लिस्टेड है वो 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग मतलब प्रमोटर्स के पास में नहीं रह सकती कंपनी की। सो कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है कि ओएफएस ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं या फिर राइट इशू जारी करके कंपनी और पैसा उठा सकती है, क्योंकि कंपनी का जिस हिसाब से आरएचपी में डिटेल्स दी हुई है वहाँ पर कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर में। अब इसमें आगे और बढ़ने से पहले मैं काफ़ी सारे अपने जो भाई लोग हैं उनका क्वेश्चन था कि एसएमई जो आईपीओज हैं उनका रिसर्च करिए। सो एस अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि किसी भी कंपनी की जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर लगभग हमको 3 घंटे तो मान के चलो हमको रिसर्च करने में लगते हैं कंपनी के अंदर में। दूसरी बात, जो कंपनी एसएमई कंपनी होती है वो बहुत छोटी कंपनी होती है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है अवेलेबल। तो आप कितने भी रिसर्च कर लो, अगर किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप पूरा अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। साथ में जो कंपनी अच्छी होती है एसएमई कंपनी, तो वहाँ पर इतने शेयर्स वो कंपनी देने वाली होती नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी तो इतने शेयर्स उनके पास होते ही नहीं है। तो वहाँ पर अपने जो मिलने के जो चांसेस होते हैं अच्छी कंपनियों के शेयर्स आईपीओ के अंदर में, वो यूपीएससी में जितना कंपटीशन होता है उससे भयंकर कंपटीशन वहाँ पर अवेलेबल होता है। सो वहाँ पर जो हमारी मेहनत होती है आईपीओ को रिसर्च करने की एसएमई कंपनीज में, वो हमें मेहनत का फल मिलता हुआ नहीं दिखता है, ना तो पब्लिक को मिलता हुआ दिखता है ना हमें मिलता हुआ दिखता है। सो एसएमई आईपीओज को हम थोड़ा सा कम ही रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फुल फ्लेज जो आईपीओज होते हैं जिनके अंदर में ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों को मिलने का और ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच है, तो उनके अंदर में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अंदर ढंग से रिसर्च की जाए और लिस्टिंग गेन्स या फिर आगे फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी काम कर सकती है उसके अंदर से ढंग से रिसर्च की जाए। सो काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि एसएमई आईपीओ के बारे में रिसर्च कीजिए। सो यही इसका मेन कारण है कि अच्छी कंपनियों के तो आईपीओ एसएमई कंपनियों के आपको आईपीओ वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि किस्मत अपनी इतनी भी अच्छी है नहीं। और जिनके खराब एसएमई कंपनीज के आईपीओ हैं उनका लेके करोगे क्या, वो वैसे ही तुमको इतना नुकसान दे देंगे कि धरातल पर बैठे रहेंगे उम्र भर। सो एसएमई आईपीओ के अंदर उस खेल में ना ही पड़ो तो बेटर है। और बाकी अगर कोई एसएमई कंपनी ऐसी होगी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वो अच्छी है, तो हम रिसर्चेस करते रहते हैं कंपनीज की। सो उसकी डिटेल्स आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी अगर कोई हमें अच्छी कंपनी मिलती है तो, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अच्छी कंपनी अगर लिस्टेड है तो वहाँ पे शेयर्स हम लोग खरीद सकते हैं। चांसेस सभी मतलब सभी को चांसेस मिल सकते हैं वहाँ पर। अच्छी कंपनी है लेके बैठ जाओ, कल को फ्यूचर में प्रॉफिट दे देगी। मगर आईपीओ में तो कंपटीशन भयंकर हो जाता है, राइट। सो आई थिंक आप इस बात को समझेंगे। सो अगर अब इसी आईपीओ के बारे में अगर डिटेल में जाने की बात करते हैं, सो कंपनी यहाँ पर अब किस तरीके से क्या करती है उसकी बात कर लेते हैं पहले। सो कंपनी हम लोग नहीं देखते हैं, कार्गो हैंडलिंग का काम करती है। जैसे कि हम लोग शिप्स को नहीं देखते हैं, एक जगह से एक शिप दूसरे सामान को यहाँ से उठा के दूसरे पोर्ट के ऊपर लेके जा रही है, दूसरी कंट्री में लेके जा रही है। सो ये कंपनी भी वही काम करती है। पोर्ट जो कंपनी शिप जहाँ पर खड़ी होती हैं, सामान ढोती हैं, वापस रखती हैं, तो उनको हम पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट को भी मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, साथ में ही शिप्स को भी ऑन करती है और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का भी काम करती है। और जहाँ से दूसरी जगह से सामान लेके आइए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मालिक जो सामान का है वो आके ले जाएगा, उसको वहाँ पर स्टोरेज भी करना पड़ेगा, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी देती है। सो ये सारी फैसिलिटी देती है। तो कंपनी मेनली क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है सी रूट के थ्रू, समुद्र के रास्ते से। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और पहले नंबर पर कौन सी कंपनी आप सबको जानता है, अगर नहीं पता तो कांग्रेस से पूछ लीजिए, उसको पता है। सेकंड, अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ में जाते हैं तो कंपनी की जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ में बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है, क्योंकि अपनी कंपनी जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सपेंड कर रही है। मतलब कंपनी को पता है कि इस मार्केट के अंदर में इस वाले जो चीज़ है, पोर्ट वाली चीज़ में जो सी रूट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनके अंदर में बहुत भयंकर बूम आने वाला है। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर रही है। और साथ में हमने अभी देखा था G20 की जो मीटिंग थी उसके अंदर में भी एक जो रूट है जिससे हम इंडिया से यूरोप तक पहुंच सकते हैं, तो वो भी सी रूट के थ्रू होते हुए जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो रेल जो रूट है वो बनेगा नहीं। तो वो सी रूट से सऊदी से बाद में उस तरीके से जाएगा। सो इस कंपनी का यही मेन रूट है जिस रूट के ऊपर G20 मीटिंग में बात हुई थी। सो कंपनी को बहुत बहुत काम मिलने वाला है फ्यूचर में, बहुत। सो इसी तरीके से कंपनी अपने एसेट्स भी बढ़ा रही है और रेवेन्यूज की अगर बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स हैं वो तो पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज, प्रॉफिट कमा रही है तो नेटवर्थ तो इंक्रीज होनी है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी को अगर एक्सपेंड करना है तो कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा। तो इतने दिन तक जो पैसा उठा रही थी वो बोरोइंग्स के थ्रू उठा रही, मतलब लोन लेके उठा रही थी, तो अब उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है तो यार गड़बड़ काम है ना। इससे अच्छा सा कंपनी ने सोचा कि काम करो, जनता से पैसे उठा लो, उनको शेयर्स दे दो, मालिकाना हक दे दो। इसलिए कंपनी 2800 करोड़ रुपए उठा रही है और 2800 करोड़ के बदले कंपनी खुद की वैल्यू कितनी लगा रही है
वो 25,000 करोड़ रुपए आज के दिन खुद की वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू। सो ये एक थोड़ा सा आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा महंगे की साइड में है, बट कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, वाओ, गजब ग्रोथ कर रही है। सो हम मान सकते हैं कि हाँ, फ्यूचर के अंदर में कंपनी इस वैल्यू को अचीव कर सकती है, बहुत जल्दी कर सकती है। हो सकता है 6-7 साल का टाइम लग जाएगा कंपनी को इस वैल्यू को अचीव करने में, नेटवर्थ बनाने में, क्योंकि आज के दिन जो नेटवर्थ है वो 4,000 करोड़ की है। सो यहाँ तक इस नेटवर्थ तक पहुँचने के लिए कंपनी को मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा अभी, 5-6 साल का टाइम लगेगा आराम से। बट ठीक है कि जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, 5-6 साल का टाइम, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इससे भी भयंकर नेटवर्थ के ऊपर बैठी हुई हैं, अभी बात करेंगे उसकी, राइट। और कंपनी अब ये पैसे क्यों उठा रही है, अगर उसकी बात कर लेते तो कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडीरीज है। मतलब जब कंपनी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाती है, जो पोर्ट है, तो पोर्ट को कंपनी डायरेक्ट होल्ड नहीं करती है, सब्सिडीरीज खोल रखी है कंपनी ने। मतलब ये समझ लीजिए कि पिताजी हैं, सो पिताजी देख रहे हैं पूरे काम को, बाद में उनके जो बेटे लोग हैं वो उस कंपनी को संभाल रहे हैं। तो मेन ओनर कौन है पूरी प्रॉपर्टी के? पिताजी हैं। और बाद में बेटे की जो प्रॉपर्टी है उसके भी ओनर पिताजी हैं, बट बेटे जो हैं वो किसी पोर्ट को देख रहे हैं, दूसरा बेटा किसी पोर्ट को देख रहा है, तीसरा बेटा किसी पोर्ट को देख रहा है, बट अल्टीमेटली सारे पोर्ट्स को ओन कौन कर रहे हैं? पिताजी। और अब पिताजी ही अपना वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो हमको जो मालिकाना हक देखने को मिल रहा है वो पिताजी की जो कंपनी है उसमें देखने को मिल रहा है। सो सब्सिडरीज होती है, मतलब छोटी कंपनियां जिसका पूरा मालिकाना हक जो होता है उन छोटी कंपनियों का, वो इसी मेन कंपनी के पास में होता है। तो हर पोर्ट की अपनी एक कंपनी है, ठीक है। तो जो सब्सिडरीज हैं उनके अंदर में पोर्ट को और डेवलप करना है। मतलब हम आज के दिन जितनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, तो पैसों की ज़रूरत है। सो ये अलग अलग सब्सिडरी जैसे जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड, उसके ऊपर में काम करना है, जिसमें हमें एलपीजी टर्मिनल खोलना है। कि अब जैसे हर पोर्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, इसमें डिटेल में बहुत कुछ है जाने को, ठीक है। हर पोर्ट के ऊपर, किसी पोर्ट के ऊपर में ज़्यादा कोल का सामान ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, किसी पोर्ट के ऊपर के थ्रू आयरन ओर का सामान ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जयगढ़ पोर्ट के ऊपर एलपीजी का टर्मिनल खोलना, कि वहाँ से हम लोग जो है जो पेट्रोलियम गैसेज हैं, गैसेज का ट्रांसपोर्ट भी चालू कर सकें। सो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। इसी तरीके से दूसरी भी और भी जो थोड़ा बहुत ये जो पैसा है 42 मतलब 4,243 करोड़ रुपए जो लोन के ऊपर है, इसका भी हमें थोड़ा बहुत पेमेंट करना है। और साथ में ही और जो हमारे जेएसडब्ल्यू मैंगलोर टर्मिनल जो उसके ऊपर में थोड़ा सा हमें और एक्सपेंडिचर करना है। सो अपने एक्सपेंशन के ऊपर में पैसा खर्च करना चाह रही है, थोड़ा बहुत लोन कम करने की कोशिश करेगी कंपनी। इसीलिए तो कंपनी को अपने फ्यूचर के अंदर में बहुत भरोसा है, और इसीलिए तो एक भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत जोर आ रहा है भाई साहब, देखने को मिल रहा है इनको, मतलब शेयर्स देने में बहुत जोर आ रहा है कंपनी वालों को। अब कंपनी ने अपनी जो वैल्यू रखी है आज के दिन के हिसाब से, पूरी हाई वैल्यू लगाने की कोशिश की है। क्यों, इससे बात करूंगा, क्योंकि हम इसका जो एक मेन कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है अडानी पोर्ट, अब अडानी पोर्ट के साथ में इसको कंपेयर करके देखते हैं। अब हमको पता है कि जितने भी आज के दिन न्यूज़ चल रहे हैं कि अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी एक हाई वैल्यू के ऊपर में बैठी हुई हैं, मतलब सभी की वैल्यू आसमान को छू रही है, जबकि उनकी वैल्यू की इतनी कीमत होनी नहीं चाहिए। उनके पास मतलब कंपनी में इतनी कीमत है नहीं जितनी कीमत उनकी लगाई हुई है। तो अडानी के साथ में जब इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, तो इस कंपनी ने अपनी वैल्यू अडानी से भी ऊपर लगाई है। तो मतलब जो कंपनी अडानी की कंपनी से भी ऊपर अपनी वैल्यू लगाई है इसने। सो थोड़ा सा वहीं पर हमें थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। बट फ्यूचर को अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 4-5 साल के फ्यूचर के हिसाब से, तो कंपनी के अंदर में हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और हमें नजर आ रहा है कि अगले 10 साल में कंपनी का जो स्टॉक है जो आईपीओ लेके आई है, इसका 10 टाइम्स के आसपास में शेयर जो प्राइस है वो हो सकता है। नियर टर्म में 2 टाइम्स भी हो सकता है। अब कंपेयर करके देख लेते हैं पहले आपके सामने ही। सो अगर हम पहले सबसे पहले जो चेक कंपेरिजन करके देखेंगे वो पी और पीबी रेशियो के ऊपर ही देख लेते हैं। सो अगर जेएसडब्ल्यू का पी रेशियो अगर हम लोग देखते हैं, सो 749 करोड़ रुपीज कमा रही है कंपनी, और कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है 25,000 करोड़। सो यहाँ पर ये हो गई 749, सो ये 33 का पी रेशियो। सो 33 का पी रेशियो, इस अडानी का है 24 का पी रेशियो। महंगी है बिल्कुल। पीबी रेशियो की अगर बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, सो आईपीओ लेके आई है। अब आपको देख रहा है कि यहाँ पे 19 का पी रेशियो है, ये आईपीओ लेके आने से पहले का है। प्री आईपीओ वैल्यूएशन है ये, आईपीओ आने के बाद में ही तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ में, पहले थोड़ा ना कर पाएंगे, कम ऑन। और सेकंड, अगर पीबी रेशियो की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास में 2800 करोड़ रुपए और आ जाने वाले हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो सुधर जाएगा। सो इसके अंदर में हम 2800 करोड़ रुपए और ऐड कर दो, तो यहाँ 4000 करोड़, 5000, 6000, 6800 करोड़ के आसपास देख लेते हैं। और थोड़ी बहुत फीस निकाल दो तो 6500 करोड़ के आसपास में देख लो। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो आ रहा है 3.8 का, जिसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो यहाँ पर ठीक है 3.95। सो वो अडानी के आसपास, पीबी रेशियो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ी सी कमाई की बात कर लेते हैं, सो पी रेशियो में महंगा है, पीबी रेशियो में नॉर्मल है। कमाई के हिसाब से देख लेते हैं। सो नेटलिस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ईयरली कंपनी जो अडानी है उसने 20,000 करोड़ की सेल की।
20,000 करोड़ की सेल करने वाला जो स्टॉक है उसकी, उस कंपनी की वैल्यू लगी हुई है 1,75,000 करोड़ के आसपास में, मतलब 1,80,000 करोड़ के आसपास में। सो 1,80,000 कितने की सेल कर रहा है? 20,000। सो यहाँ पे 9 टाइम्स, मतलब जितनी सेल कर पा रहा है उससे 9 टाइम्स वैल्यू लगी हुई है कंपनी की। किसकी? अडानी की। इसी टाइप से अगर हम JSW की बात कर लेते हैं तो ये सेल कर पा रहा है 3,372 की, वो 9 टाइम्स है। और इसने अपनी वैल्यू लगाई है 25,000। 3,337 कितना था, यही था क्या? 72। इसने वैल्यू लगाई है 7.41। तो सेल कर पा रहा है उसके मुकाबले कम लगाई है वैल्यू इसने। तो फिर भी देख लेते हैं कि 7.42 मतलब फिर भी 7 गुना ऊपर वैल्यू लगाई है। एक है अडानी एक तरफ, जिसके ऊपर ऑपोजिशन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी का हाथ है। एक तरफ है JSW जिसके ऊपर कोई किसी का हाथ नहीं है, वो भी उसके बराबर मतलब दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कमाई के बेसिस के ऊपर में, सो कितनी कमाई कर रहा है, तो ये कर रहा है 749 करोड़। इसके हिसाब से चल रहा है 33 टाइम्स ज्यादा वैल्यू लगाई गई है। मतलब अगर इसी स्पीड से चलता रहा रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर में, सो कंसिस्टेंट तो नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो 10 साल का टाइम लग जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो कंपनी एक्सपेंड करेगी तो टाइम हो सकता है 6-7 साल के आसपास में नेटवर्थ को अचीव करने में लग जाए। इसी बेसिस के ऊपर में अगर अडानी पोर्ट को अगर कंपेयर करके देखते हैं, जो कि कमाई कर रही है 5,393, इसने वैल्यू लगा रखी है 179 करोड़। 33 अगेन सेम वहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमको क्या नजर आ रहा है कि कंपटीशन पूरा का पूरा अडानी पोर्ट के साथ में चल रहा है। बट अब यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब ट्विस्ट क्या देखने को मिलेगा? कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं जितनी सेल कर पा रही है उसके मुकाबले, वो अडानी पोर्ट के हैं 2.6% के आसपास में। 20,000 करोड़ की सेल कर पा रही है जिसमें से 5,393 करोड़ रुपए कमाए कंपनी कमा रही है, तो ये 2.6% नेट प्रॉफिट्स हैं। इसी की जगह जो कंपनी IPO लेके आ रही है उसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 2.25% के आसपास में, मतलब 2.2% के आसपास में। इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है जो JSW का, वो इसी की दूसरी जो भाई बंधु कंपनियां हैं उनसे आ रहा है पैसा। तो अब यार तुम अपने भाई से ज़्यादा पैसे तो ना चार्ज करोगे नहीं ना। और अडानी जो है वो बहुत खुद की भी कंपनियों के पोर्ट करता है, साथ में और भी सारी बहुत सारी कंपनियों के पोर्ट करता है, तो उसने अपनी प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे रखे हुए हैं। और इसी एक रीज़न की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत भयंकर तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सस्ता पड़ रहा है JSW वाला कॉम्पिटिटर के मुकाबले। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा अपने को कम इनकम नजर आती हुई दिख रही है अडानी के मुकाबले। अब अगर ये तो हो गया कंपैरिजन, कंपैरिजन के बेसिस पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो अडानी है उसके हिसाब से उसी के आसपास में, तो हमें यहाँ पर कंपटीशन के बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिटर के मुकाबले कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बहुत कम है। थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स के चांसेस मिलेंगे क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। क्योंकि ग्रोथ किस तरीके से बात करते हैं, अगर आप अडानी पोर्ट का यहाँ पर चीज़ें को देखोगे कि 2013-14 के आसपास में, तो यहाँ पर देखो 2012 के अंदर में 2600 करोड़ की सेल थी, वो अगले साल 3500 करोड़ की, अगले साल 5000 करोड़ की, अगले साल 6000 करोड़ की, मतलब अच्छी खासी। जब कंपनी छोटी थी तो अडानी की भी अच्छी खासी ग्रोथ थी, और उसी के साथ में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो भी भयंकर तरीके से बढ़ रहे थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कंपनी जब छोटी थी तो भयंकर तरीके से एक्सपेंड करी थी। उसी तरीके से जब कंपनी JSW छोटी है तो वो भी भयंकर तरीके से अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा रही है। तो इससे उम्मीद है कि अगले 5 सालों तक कंपनी इसी तरीके से भयंकर तरीके से ग्रोथ दर्ज करवा सकती है। तो ये जो भयंकर तरीके से जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के अंदर में हमें अच्छी वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो इसके बेसिस के ऊपर हमें शॉर्ट टर्म में और थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में कंपनी का स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। और कंपनी अच्छी है, JSW ग्रुप की है, ब्रांड अच्छा ब्रांड है, और कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। साथ में ही अगर हमें लिस्टिंग गेंस की अगर बात की जाए तो आपको मोर देन 10% के आसपास में लिस्टिंग गेंस देखने की उम्मीदें हैं हमको। हाँ, अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन टर्न में आ गया ड्यू टू कनाडा एंड इंडिया थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सो डाउन टर्न में चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, तो पड़ सकता है बाकी 10% से ऊपर। बाकी अगर नीचे भी खुलता है अगर IPO तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नज़र आ नहीं रही है। सो फाइनली यही हमारा व्यू है, and see you tomorrow.